नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव आज बुधवार रात को 10 बजे फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में हैं श्री राम प्रताप शर्मा जी, जिन्होंने बहुत सालों से, या ये कहें कि उनकी लगातार एक परंपरा रही है फैमिली में, सेट कंस्ट्रक्शन का, सेट निर्माण करने का, स्टेज में सेट निर्माण करने का। तो डिजाइनर जो डिजाइन बना के देते हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस तरह से उसमें कार्य किया जाता है और किस तरह से उसको एक रूप प्रदान करते हैं। तो बहुत समय से एनएसडी में काम करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं राम प्रताप शर्मा जी से और बातें करते हैं, जानते हैं कि सेट कंस्ट्रक्शन का काम कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए और क्या-क्या बारीकियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं उन्हें बुलाता हूँ और उनसे बातें करते हैं। सर नमस्कार। गोविंद जी नमस्कार। मेरा नमस्कार सबको सर। बड़ा आदर और प्रेम सहित नमस्कार हृदय से, सभी का अभिनंदन। जी सर, सभी का स्वागत है। आपका आपका दिन बहुत सर। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद दिया, एक मौका याद किया और एक मौका दिया सबसे रूबरू नहीं होने नहीं का। सर, नहीं मौका तो आपने दिया कि आप आए लाइव, की मतलब आपने कहा कि नहीं, कल तक हमने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। जब हम पढ़ रहे थे तो आप हमें सिखा रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ही क्यों सीखें, और भी लोग आपसे सीखें और भी लोग आपसे जाने, जी जी है ना। तो बहुत जी जरूरी है कि मतलब सेट, जैसे डिजाइनर्स उसे बड़े बड़े वो डिजाइन तो करके रख देते हैं, लेकिन उसका जी एग्जीक्यूशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम जी है ना। तो उस पर बात जरूर होनी चाहिए कि जी कैसे, मतलब कारपेंट्री के जो पूरे वर्कर हैं कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से उसमें काम किया जाता है, कैसे प्लान प्लान को समझते हैं। जी। तो सर शुरू यहाँ से करते हैं कि गोविंद जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज बंद हो गई। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं जय श्री विश्वकर्मा भगवान जी की जय करना चाहता हूँ। वो हमारे वंश के गुरु हैं। हमारा जो गोत्र है वो विश्वकर्मा जी से ही निकला हुआ है, उन्हीं से संबंधित है। हमारा गोत्र जांगड़ा ब्राह्मण है। जांगड़ा ब्राह्मण में गोविंद जी हमारे जितने पूर्व हमारे फोर फादर्स हुए हैं, हमारे फोर फादर्स जो हैं वो कारपेंट्री से रिलेटेड वर्क में ही इन्वॉल्व रहे हैं। और यूं कहें कि गांव में हमारे जो फोर फादर्स दादा परदादा थे वो भी कारपेंट्री के काम से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका जो जॉब था वो फील्ड वर्कर्स, जो खेतों में किसान लोग जो काम करते थे, जी किसानों के जो औजार होते थे काम करने वाले, हल वगैरह और घास काटने की दातरी वगैरह, उसको बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये सब कार्य उनका रहता था हमारे दादा परदादा का। लेकिन शहरों में जैसे जैसे पलायन हुआ, शहरों में आने के बाद लोग अपने अपनी जॉब तलाशने लगे, अपने अलग अलग व्यवसाय में, कुछ लोग बिजनेस में चले गए। लेकिन बेसिकली जो विश्वकर्मा जी के हमारे गोत्र में ऑल आर टेक्नीशियंस हैं। जितने भी तरह के काम है, चाहे वो मेटल से रिलेटेड हो, चाहे वुड से रिलेटेड हो, उस तरह के व्यवसाय में अलग अलग पेशे में चले गए, कुछ लोग नौकरी करने लगे। तो बचपन से एक मेरा रुझान तो नहीं रहा, लेकिन एक मेरी ऑब्जर्वेशन इन चीजों को देखते देखते मैं थोड़ा बड़ा हुआ। जी मेरे पिताजी का नाम लेट श्री दलीप चंद जी था। जी वो जब मैं छोटा था बचपन में तो वो काम किया करते थे मेरे फादर। तो उनको काम करते मैं देखता था, छोटे होते उनके टूल्स के साथ वो काम करते थे, कुछ बनाते थे। तो वो मेरी ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी रही उनके साथ, उसका मुझे काफी भरपूर फायदा भी हुआ। पिताजी के साथ काम करने का मौका तो मुझे नहीं मिला, लेकिन एक अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन मेरी उनके साथ रही, क्योंकि उनका
1982 में देहांत हो गया था जी। उसके बाद वो मेरे पिताजी भी सेट कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए थे। एनएसडी में उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ, बड़े पुराने लोगों के साथ काम किया उन्होंने सेट कंस्ट्रक्शन में। स्पेशली उनकी शुरुआत जो हुई इब्राहिम अलकाजी साहब से हुई। पिताजी की जो शुरुआत हुई इस थिएटर में वो इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया सेट का। और उनके देहांत के बाद मुझे मौका मिला 1982 में मैं एनएसडी में आया। जैसे ही मैं एनएसडी में आया मुझे मौका मिला जॉब का, तो मेरा इंट्रोडक्शन जो है बड़े गुरुजी के साथ हुआ। बड़े गुरुजी यानी श्री तरसेम लाल जी, अभी उनका देहांत हो गया। लेट श्री गुरुजी हमारे तरसेम लाल जी शर्मा जी, वो हमारे बड़े गुरुजी, हम उनको प्यार से बुलाया करते थे। तो मैं आई एम वेरी लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला। बड़े गुरुजी अपने आप में बड़े एक्सपर्टी थी उनकी, स्पेशली जो अपनी स्टेज क्राफ्ट है, स्टेज क्राफ्ट में वो बेहतरीन उस्ताद थे और बहुत अच्छे कारीगर थे। उनके साथ ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का और सीखने का जो मौका मिला, ये आई एम वेरी लकी। इसके लिए मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा। तो उनके साथ साथ मैं स्टेज क्राफ्ट के साथ साथ जब गुरुजी क्लास लिया करते थे फर्स्ट ईयर की क्लास के साथ, मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं थी लेकिन मैं उनको असिस्ट किया करता था। क्लास में असिस्टेंट के उसमें मैं रहता था और कभी कभी श्री गुरु अमरजीत जी भी रहते थे, तो मैं भी साथ में रहता था। तो उस क्लास में जो गुरुजी का सिखाने की प्रक्रिया रहती थी और काम करने की और मॉडल मेकिंग की उनका जो काम रहता था, वो बिल्कुल एक आम कारपेंटरी से डिफरेंट रहता था। और मैंने उस वक्त एहसास किया, धीरे धीरे मेरे को ये समझ में आने लगा, जो कि पहले मेरे दिमाग में एक छाया थी कि कारपेंटरी तो कारपेंटरी होती है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि जो एक ऑर्डिनरी कारपेंटरी है, जो कि हम घरों में या आम मार्केट में देखते हैं, प्राय देखते हैं घरों में कारपेंटरी होती है, उसमें केवल ये होता है कि फर्नीचर बना लिया, मेज कुर्सी बना ली, अलमीरा बना ली, या डोर्स, दरवाजे, चौखट, खिड़कियां इत्यादि, इस तरह का काम आम कारपेंटरी में पाया जाता है। लेकिन जो हमारी थिएटर से जुड़ी स्टेज क्राफ्ट वाली कारपेंटरी थी, वो मुझे फिर धीरे धीरे बड़े गुरुजी के साथ रह के समझ में आने लगा कि दिस इज अ टोटली डिफरेंट। ये बिल्कुल ही एक अलग तरह की कला है, इसको मैं कला ही कहूंगा, बहुत अच्छी कला है स्टेज क्राफ्ट की। तो मुझे थोड़ा समझने में थोड़ा सा समय लगा, देर लगी मुझे, क्योंकि ये एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया और अलग से डिफरेंट तरह का काम था। हाँ, ये है कि मैं क्योंकि बचपन से पिताजी को टूल्स के साथ काम करते देखता था, तो मेरी एक टूल्स और औजारों के साथ, जो कारपेंटरी के औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन थी। मुझे खास उसमें दिक्कत नहीं हुई। मुझे औजारों के नाम भी अच्छे से मालूम थे और उनका क्या यूज होता है, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी जानकारी मुझे थी। सिर्फ कमी प्रैक्टिकल की थी, तो मेरा प्रैक्टिकल बड़े गुरुजी के साथ रह के शुरू हो चुका था। तो उनके साथ साथ मेरे को मौका मिला प्रैक्टिकल काम करने का। प्रैक्टिकल काम करते करते मैंने सारे औजारों को बखूबी चलाना सीखा। और उसके साथ साथ जो मेरे लिए एक चैलेंज था, वहाँ की जो मशीनरी थी, जो कटर था, प्लेनर थे, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर और एक जिक्सा मशीन जिसमें डिजाइन काटते थे, तो ये कटर वगैरह, ये दीज वर वेरी रिस्की मशीनरी। ये मशीनरी बहुत खतरनाक थी, इसमें पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो सकता। तो लेकिन बड़े गुरुजी ने मेरे को इसमें सिखाया धीरे धीरे, तो मेरी एक झिझक खुल गई। फिर उसके बाद नहीं मैं डरा। फिर मैं शुरू में थोड़ा सा मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में मैं मशीनरी में बड़ा अभ्यस्त हो गया, एक्सपर्ट हो गया।
तो वो जितने जब उन्होंने देखा कि ये एक्सपर्ट होगा तो जितने मशीनरी के डिजाइन, बच्चों के मॉडल मेकिंग के काम होते थे वो प्राय मुझे दिया करते थे कि इसको इस साइज में बना के लाओ, इसमें साइज में बना के लाओ। तो धीरे धीरे मेरे को साइजेस के साथ साथ मुझे इसका ज्ञान प्राप्ति शुरू हो गई। तो ये एक बहुत मेरा लाइफ में मेरे को बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिली बड़े गुरु जी के साथ काम करने की, श्री तरसेम लाल जी के साथ। वो बहुत अच्छे उस्ताद थे हमारे और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। और उनके साथ जो मैं कुछ चीजें नहीं सीख पाया या वो मौका नहीं मिला सीखने का, वो मेरा बचा खुचा जो था वो मैंने गुरुजी श्री अमरजीत शर्मा जी के साथ मैंने वो चीजें सीखी। क्योंकि अमरजीत शर्मा जी भी बहुत एक्सपर्ट थे इस कार्य में, थिएटर स्टेज क्राफ्ट में उनका भी बड़ा था। उनकी बहुत अच्छी काम करने की सोच भी थी और प्रैक्टिस भी थी। तो उनके साथ रह के मुझे काम करने का बहुत एक अलग सा अनुभव हुआ। बड़े गुरुजी के साथ अलग अनुभव था, इनके साथ काम करने का अलग अनुभव था। कुछ चीजें मैं इसलिए नहीं सीख पाया कि गुरुजी थोड़े डिसिप्लिन को और काम को लेके बहुत सख्त थे। वो उनको बिल्कुल एक्यूरेट काम चाहिए होता था। थोड़ा सा भी उसमें कमी पेशी होती थी, साइजेस थोड़े गड़बड़ा गए या फिनिशिंग अच्छी नहीं आई, तो उसको लेके वो बहुत डांट देते थे। तो मैंने खूब डांट खाई उनकी और धीरे धीरे मेरा हाथ साफ होता गया। काम प्रैक्टिस करते करते मेरे काम में भी थोड़ी सफाई आने लगी, तो मुझे वो डांट आज काम आ रही है। तो और वो बहुत थोड़े गुस्से वाले थे और ज्यादा गड़बड़ हमसे बड़ी कोई मिस्टेक हो जाती तो कई बार मार भी देते थे। तो बहुत वो डिसिप्लिन और काम को लेके बहुत था। और एक एक्यूरेसी, जो वर्ड हमारा एक एक्यूरेसी का है, वो अगर हमने स्टेज पे कंस्ट्रक्शन में अगर हमसे कोई गड़बड़ हो गई या हमने लापरवाही की या उसको अच्छे से नहीं किया, तो वो बड़ी ही बुरी तरह से हमें डांटते थे और कई बार वो मार भी देते और सबके सामने। ये वो संकोच नहीं करते थे क्योंकि उनको मतलब ये नहीं था, उनका ये मारने का मकसद नहीं रहता था। उनका मकसद सिर्फ सिखाने का और हमें हमारी गलती के लिए हमें बताने का और उसको सुधारना कैसे है वो भी बताते थे कि इसको कैसे सुधारना, क्यों आपने ऐसा नहीं किया। तो इन चीजों के साथ काम करते करते उनके साथ रह के हमें जो थिएटर में एक जिम्मेवारी नाम का शब्द है, वो जिम्मेदार हमें बना, हमें जिम्मेवारी संभालने की एक प्रैक्टिस करवा दी कि कोई भी काम करो उसको हल्के में नहीं लेना, उसको सीरियसली लेना है, उस काम को हमें प्रोफेशनली ही करना है। उसको हमें ये नहीं देखना है कि ये चिल्ड्रन थिएटर का काम है, बच्चों का है या बड़ों का है या कोई बाहर की पार्टी है ना। वो इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे और वो मार भी देते थे कि ये गलती हुई तो क्यों हुई। तो ये एक उनका जो सख्तपन था उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और जिम्मेवारी का एहसास भी हुआ। तो ये एक बड़ा लॉन्ग पीरियड था उनके साथ रहते। हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े सेट हमने लगाने का मुझे मौका मिला और गुरुजी अमरजीत शर्मा जी भी साथ रहते थे और जो चीज मुझे नहीं समझ आती थी वो डांटते तो गुरुजी मुझे, अमरजीत जी पहले ही समझा देते थे गलती कि मुझे गुरुजी की डांट से बचाने के लिए। तो मैं उनको उसी वक्त सुधार लेता था क्योंकि मैं नया था, मैं इस फील्ड का था नहीं एक्चुअली। एक मेरा नयापन था, एक फ्रेश, एक तरह से फ्रेश ही था मैं इस काम के लिए। तो मुझे सीखने में बहुत वक्त लगा और मैंने, हाँ, ये एक एनएसडी में आने का मुझे सबसे बड़ा लाभ जो मैं सर आपको बताना चाहता हूँ, मैं मेरी एंट्री एनएसडी में 1982 में हुई। 1982 से मैंने बड़े गुरु के साथ काम करना शुरू किया और 1982 से लेके शायद ही कोई जो अपनी थिएटर पर्सनालिटीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, शायद ही कोई ऐसा नाम छूटा हो या रहा हो जिसके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बड़े गुरु जी के पास आया करते थे
और उनके साथ काम करते करते मैं भी साथ रहता था, असिस्ट करता था, तो मुझे भी उनके साथ काम करने का, सीखने का मौका मिला। तो क्योंकि हर एक डायरेक्टर की, एक डिजाइनर की एक अपना मूड, अपना काम करने का तरीका सलीका अलग होता है, सबका तरीका काम करने का अलग अलग होता था। लेकिन एक्यूरेसी और डिसिप्लिन और काम, एको साफ सफाई वाला काम, ये तो हर कोई डिमांड करता है। अपेक्षा, इस काम की अपेक्षा हर डिजाइनर, हर डायरेक्टर रखता है। तो एनएसडी में 1982 से लेकर मुझे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स और डिजाइनर्स के साथ काम करने का एक भरपूर अवसर मिला, जिसका मैंने काफी फायदा भी उठाया। और मुझे सबसे अच्छी बात है कि सीखने को मिला, क्योंकि हर डिजाइनर का अलग कंसेप्ट होता था, हर डायरेक्टर का अलग कंसेप्ट होता था। तो बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट 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 व्यूज होते थे सबके। तो मैं सबसे पहले बड़े गुरुजी ने मेरी ड्यूटी जो है चिल्ड्रन थिएटर में लगाई 1982 में। क्योंकि बड़े सेट्स में मुझे इन्वॉल्व कम, एज ए असिस्टेंट रहता था, कम इन्वॉल्व। लेकिन जो मैं इंडिपेंडेंट वर्क करने वाली बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब मुझे इंडिपेंडेंटली जिम्मेदारी सौंपी गई, दी गई, तो सबसे पहले मुझे चिल्ड्रन थिएटर, उस वक्त टीआई का, टाई का नाम नहीं होता है, टाई कंपनी नहीं होती थी, इसको चिल्ड्रन थिएटर के नाम से श्री पंकज सक्सेना जी इसको रन चलाते थे, वो इसके कोऑर्डिनेटर होते थे, पंकज सक्सेना जी। तो वो गुरुजी और मुझे बखूबी अच्छी तरह सबको हमें जानते थे, हमारे पास आउट एनएसडी के। तो उनके साथ मुझे दिक्कत भी नहीं हुई, वो हमारे बॉस होते थे। तो उनके साथ मुझे काम करने के लिए छोड़ दिया गुरुजी ने कि ये बंदा एक्सपर्ट, इसको ले लो। और जब उन्होंने एक्सपर्ट कह के उनके हवाले किया मुझे, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अकेले इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। तो मुझे फिर वो बातें याद आने लगी कि एक्यूरेसी, जिम्मेवारी से काम टाइम पर देना और अच्छी तरह से सफाई से काम देना, अपनी मिस्टेक्स को खुद ही जजमेंट करके, खुद ही देख के काम को, उसको मिस्टेक्स को इम्प्रूव, सुधारना, गलती सुधारना, उसको इम्प्रूव करना, अपने काम को, वर्क को, ये सब फिर मैं, वो मेरे कान में वो सारी जो इंस्ट्रक्शन थी उनकी वो गूंजती रहती थी। तो मैं जब इंडिपेंडेंटली काम करता था टाइम में, चिल्ड्रन थिएटर में पंकज सक्सेना जी के साथ, तो मैंने अलग अलग उनके स्कूल्स में प्ले होते थे, स्कूल्स में, और अलग अलग स्कूलों में जाते थे, प्ले करते थे। तो वो एक छोटी छोटी टूरिंग मेरी दिल्ली के अंदर अंदर, मुझे एक टूरिंग का भी ट्रेनिंग मिला, क्योंकि टूरिंग की ट्रेनिंग तो आप बखूबी जानते ही हैं कि ट्रक लोड करो, सामान करो। हाँ जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, इस पे भी बात करेंगे। जी उससे पहले मैं चाह, एक चीज मेरे जहन में आया कि आप जब सेट इंस्ट्रक्शन या जी बनाने में जुड़े, उससे पहले आपका क्या मन था करने का? आप क्या बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? क्योंकि वो कहानी भी बहुत सर इंटरेस्टिंग है। ऐसा है, जो जब मैं 1982 में आया था, एक्चुअली मैं कारपेंटरी में मेरा हाँ, रुझान कम था, मैं इस बिल्कुल। फील्ड में आना नहीं चाहता था, क्योंकि ये मुझे हम्म, लगता था कि ये तो हमारा घर का बपौती वाला काम है, हमारे परिवार में काम ये होता ही है, हम्म, इसकी जानकारी भी हम्म, अच्छी थी मुझे। लेकिन मेरा, हम्म, आई वॉज इंटरेस्टेड इन द एक्टिंग। तो बिल्कुल। मेरा जो ज्यादा इंटरेस्ट था वो एक्टिंग में था। और हम्म, यहाँ एनएसडी में आने के बाद जब मैं बड़े बड़े एक्टर्स को देखता था काम करते, जैसे श्री मनोहर सिंह जी, बज्जू भाई, मनोहर सिंह जी, राम गोपाल बजाज जी, और बड़े बड़े एक्टर्स जो अपने रिपर्टरी के अच्छे अच्छे एक्टर्स को काम करते देखता था, तो एक हम्म, मेरे को बहुत होता था, यार ये एक्टिंग तो बड़ा अच्छा काम है। तो ये बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग सा मुझे लगता था काम। हम्म, तो मेरा जो धीरे धीरे मैं कई बार गड़बड़ कर जाता था, अपना रिहर्सल देखने हम्म, में मस्त हो जाता था, तो हम्म, अपने थोड़ा सा कई बार गलती कर देता था काम में। तो फिर बड़े गुरुजी मुझे डांटते थे कि बेटा हम्म, इस लाइन में नहीं जाना है, इस लाइन में जाना है। तो कान पकड़ के मुझे वापस जो है अपने वर्कशॉप हम्म, में ले आते थे कि तू जो हम्म, है ये अपना सेट पे इस काम में ध्यान दे, इसमें हमें आगे बढ़ना है, इसको स्टडी करो। वो एक वर्ड यूज बार बार करते थे कि स्टडी करो। ये, वो कोई भी हम्म, काम होता था, ड्राइंग पकड़ाते तो वो कहते थे पहले इसको स्टडी करो, अच्छे से जी। समझो, समझने के बाद इसको अपना माइंड में स्केच करो और उसके बाद इसको बनाना शुरू करो। हम्म, तो ये आपने जो सवाल किया, ये हम्म, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरा
थोड़ा बड़ा इंटरेस्ट था मेरा एक्टिंग में, लेकिन मुझे थोड़ा हाँ फिर प्रेशर आने लगा बड़े गुरुजी का, तो मुझे इसको हट के मुझे छोड़ना पड़ा। ये काम को मुझे छोड़ बिल्कुल। के अपने ही ट्रैक पे, उन्होंने कहा इसी ट्रैक पे चलो। तो मैं इसमें एक बात है कि जब इसमें मेरा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ गोविंद जी, मैं एक्टिंग से जल्दी हटने वाला नहीं था। मुझे बहुत इसका कीड़ा था एक्टिंग का, मैं जी अब बताऊं आपको, मैं बहुत जी 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 इंटरेस्टेड था। लेकिन जी 1982 में हमारी रिपोर्टिंग कंपनी विदेश गई, शायद जर्मन, लंदन, ऐसे 3-4 कंट्रीज में गए थे, मुझे सारा ध्यान नहीं है। वहां हमारी रिपोर्टिंग कंपनी के शोज थे और उसमें अलकाजी साहब का आना हुआ। अलकाजी साहब का तुगलक प्ले भी उसमें शामिल था। तो वो तुगलक प्ले को दोबारा रिवाइव कर रहे थे, उसको रिहर्सल्स के लिए वो आया करते थे, और रिहर्सल्स के तो कमानी में बिजी रहते थे। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो गुरुजी के पास वर्कशॉप में मॉडल मेकिंग के लिए आया करते थे। तो मुझे पहला अवसर मिला इसका तुगलक का मॉडल बनाने का, बड़े गुरुजी ने, हमने, और मैंने सुना था और देखा भी था, वहाँ एक मॉडल था पड़ा हुआ, आपने देखा होगा वर्कशॉप में, वो ओल्ड फोर्ट का था। तो पहले समय, पुराने प्राचीन समय में ये 3 नाटक, अंधा युग, तुगलक, अंधा युग और तुगलक, अंधा युग, और एक प्ले और था, मुझे अभी याद आ जाएगा। ये 3 प्ले जो हैं जी 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 ओल्ड फोर्ट में हुए थे। तो मैंने सुना था जी कि ये प्रोडक्शंस बड़ी अच्छी, भयंकर प्रोडक्शंस हुई थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन ये थी वहां पर ओल्ड फोर्ट में। हम्म तो मैं ये बताना हम्म चाहता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम मैंने मॉडल बनाया 1982 में बड़े गुरुजी के साथ, तो उसमें अलकाई साहब आया करते थे, और वो शायद फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडोर किया था हम्म तुगलक को, क्योंकि तुगलक या तो ओपन एयर में हुआ था या ओल्ड फोर्ट में हुआ था। उसको फर्स्ट टाइम इंडोर, तुगलक के बहुत बड़ा सेट था, उसको इंडोर में हम्म उन्होंने कॉम्पैक्ट करके हम्म उसे इंडोर में कमानी के हिसाब से उसको डिजाइन हम्म किया था। तो वो मुझे हम्म मौका मिला उनके साथ काम करने और सीखने का। तो अलकाई साहब का जो प्रोसेस था, और बहुत वो इंटरेस्ट लेके काम करते थे, और एक्सपर्टी तो उनकी बहुत ज्यादा थी डिजाइन्स हम्म में और ड्राइंग में और डायरेक्शन में। तो मैंने देखा कि इतने मुझे पता लगा कि ये बहुत बड़ी हस्ती है थिएटर की। हम्म तो हम्म मैं उनको बड़ा देखता रहता था काम करते, बहुत ज्यादा वो गुरुजी के साथ बैठ के इंटरेस्ट के साथ काम करते थे, और बड़ा गहन चर्चा होती थी गुरुजी में और अलकाई साहब में, बड़ी गहन चर्चा होती थी छोटी छोटी बातों को लेके। हम्म तो वो मैं सुनता रहता था। हम्म तो वो मैंने देखा कि ये इतने बड़े बड़े लोग जो हैं इस हमारी फील्ड को इतना महत्व दे रहे हैं, हम्म इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा सब्जेक्ट भी जो है किसी से कम नहीं है, हम्म ये भी एक अच्छा रुतबा रखता है। हमारी करंट स्टेज क्राफ्ट जो है, ये जी भी एक अच्छी सब्जेक्ट है। तब मेरा इंटरेस्ट हम्म इधर को डाइवर्ट हुआ। जी एक्चुअली मैं फिर मेरा इंटरेस्ट जो दिमाग चलना शुरू हो गया, जब मुझे लगा यार हम्म इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं इस काम में हम्म जुटे हुए हैं और बड़ी लगन के साथ कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वो मॉडल को हमने रियल में, वो तो मॉडल था यहाँ बनाया वर्षा में, जब उसको हमने हम्म कमानी में बड़े गुरुजी के साथ कंस्ट्रक्शन किया और उसको असेंबल किया, वो पोर्टेबल रखा था। एक्चुअल में वो हम्म बाहर विदेश जाना था, तो बाई एयर जाना हम्म था, तो वो सारा सेट जो है वो पोर्टेबल था। तो जो हम्म मार्किंग करवाते थे, एबीसी लिखवाते थे उसमें, तो बड़े गुरुजी मेरे को पास खड़े होके स्केच पेन के साथ हम जो है उसकी मार्किंग करते थे। उसमें नट बोल्ट से हिंजेस, जितनी पोर्टेबल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एक सेट बनाने में, वो सारी हम्म चीजें इस्तेमाल करते मैं देखता था। मैंने पहली बार वो एक बहुत हैवी ड्यूटी सेट को पोर्टेबल करते देखा। हम्म वो पोर्टेबल करके हम्म उसके 4-5 बॉक्स बनाए थे, पैकिंग बॉक्स, उसमें वो आ जाता था। वो बाई ईयर जो है हमने बाहर हम्म भेजना था। तो उसको जी हमने जब कमानी में असेंबल किया ना सर, तो बड़ा ह्यूज हम्म अच्छा सेट था।
और उसके ऊपर जब मैंने फिर एक्टिंग करते देखा, उस वक्त के कलाकार भी बड़े बेहतरीन होते थे। मनोहर भाई तुगलक का रोल करते थे, सुरेखा जी रहती थी, माँ का रोल करती थी, उत्तरा जी, सुरेखा जी, मनोहर भाई, युवराज, है ना। और इन लोगों को मैं काम करते देखता था तो रघुवीर यादव जी रहते थे, विजय कश्यप भाई होते थे, ये सब लोग जो है, राजू ब्रोड, इन लोगों को मैं काम करते देखता था तो मुझे लगा कि ये हमने जो बनाया है ये इस पे यूज कर रहे हैं, इसी पे खेल रहे हैं। अगर ये हम ना बनाते, ना करते तो इनका इतना मजा नहीं आता है इनको, एक अधूरापन। तब मुझे लगा कि जो बात मैंने बहुत बाद में किताब में पढ़ी कि सेट और स्टेज क्राफ्ट भी एक अपना एलिमेंट है थिएटर का, तब वो बात मुझे समझ में आई कि जैसे आप लाइट डिजाइन करते हैं, लाइट का बड़ा महत्व रहता है, लाइट एक एक्टर को बड़ा सपोर्ट करती है। तब लगा कि ये पूरी टीम को, एक ड्रामा टीम जो है, उसके लिए सेट डिजाइन भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है। तो तब मुझे जब लगा इसकी इम्पोर्टेंस पता लगी अपने सब्जेक्ट की, तो मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये अलकाई साहब के साथ मुझे काम करने का वो 1982 में एक मौका मिला, और दूसरे में वो बाद में पता नहीं 1904 था या 5 था, एक बार फिर रेपर्टरी में 3 प्ले कराने आए थे वो, रक्त कल्याण, दिन के अंधेरे, जूलियस सीजर। वो दूसरी बार मुझे मौका मिला था उनके साथ मॉडल में। वो प्रोसेस से चलते थे, पहले वो ड्राइंग बनाते थे ड्राफ्ट बोर्ड पे, बिल्कुल मैं बोर्ड चाहूंगा ड्राइंग के बाद मॉडल, थोड़ा प्रोसेस के मॉडल के बारे में बाद अगर आप सेट उन्हें का काम, जी मॉडल के थोड़ा बाद सेट का प्रोसेस के काम। बारे में जी वो प्रोसेस से मुझे सीखने को मिला। नहीं, मैं चाह रहा था थोड़ा अगर वो प्रोसेस भी बताएं कि आप कैसे प्रोसेस में होते थे, कैसे प्रोसेस के साथ काम करते थे। और जैसे आपने मॉडल मेकिंग के बारे में बात की, तो मॉडल मेकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, मॉडल क्यों चाहिए? जी गोविंद जी, मैं बताना चाहता हूँ सब कि ये जो प्रोसेस मैंने उनसे सीखा देखा, पहले तो वो पेपर में भी बाद में आते थे, पहले जिस जगह प्ले होना है, जहाँ मंच बनना है, स्टेज बनी है, जहाँ सेट स्टेज लगना है, वो रियल उस स्पेस पे जाते थे हमें लेके, गुरुजी और हमें लेके, और हम बड़े वाला मेजरमेंट, इंची टेप और बड़े वाला मेजरमेंट लेके वहां पे हमारे साथ वो खुद खड़े होके सारा नपवाते थे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, हाइट वगैरह, सारा एक एक चीज की डिटेल वो मेजरमेंट करके अपने पैड पे वो नोट करके लिखते थे। तो ये उनका फर्स्ट स्टेप होता था कि स्टडी टू द स्पेस, स्टडी टू द स्पेस, कि जिस स्पेस पे वो परफॉर्मेंस होनी है, प्ले होना है, जहाँ सेट लगना है, वहां वो खुद जाए, चाहे वो ओल्ड फोर्ट हो या कमानी, चाहे ओल्ड फोर्ट हो, कमानी हो, या कोई लॉन हो ओपन का, जहां भी सेट लगना, तो वो पहले मेजरमेंट उस स्पेस को स्टडी करते थे, स्टडी करके उसकी मेजरमेंट जो है, उसके नाप को अपने नोट करते थे। ये उनका पहला कार्य था। दूसरा, वो आते थे ग्राउंड प्लान पे, फिर वो पेपर पे आते थे। पेपर पे पहले मेजरमेंट लिए उन्होंने स्पेस के, पूरे एरिया के मेजरमेंट लेने के बाद वो पेपर पे सबसे पहले एक रफ स्केच करते थे। मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक प्लान है, लेकिन ये फेयर नहीं है, ये एक रफ स्केच किया हुआ, जिसमें एक रफली जो है आप क्या साइजेस रखना चाहते हैं, या आप क्या साइजेस को लेके चलना चाहते हैं आगे फर्दर, वो साइजेस एक जो माइंड सेटअप आपने प्लानिंग कर रखा है, वो प्लानिंग में वो सारा इसमें नोट करते थे। तो ये उनका एक रफ स्केच वर्क होता था। इसको हम प्लान भी कह सकते हैं, इसको आप होमवर्क भी कह सकते हैं हम। ये उनसे मैंने सीखा कि अलकाजी साहब जो है इस तरह पहले स्केच करके
उसके मेजरमेंट्स करके उसमें रफली जो है साइजेस भरते थे। साइजेस लिखने के बाद फिर उसको फेयर करते थे, क्योंकि उसमें बहुत रद्दोबदल होती है। ये नहीं होता कि हमने बना लिया, सोच लिया, वही आके थोप दिया कारपेंटर के उसमें कि यही करना है। ऐसा नहीं होता था। वो स्पेसेस को स्टडी करते थे, उसके बाद जो उन्होंने डिजाइन का स्केच अपने माइंड में बनाया उसको कागज में उतारा, उसमें रफली साइजेस वगैरह लिखे, फिर उसमें होमवर्क बहुत करते थे। मैंने एक अच्छी चीज देखी कि वो बहुत ज्यादा होमवर्क करते थे। तो वो साथ में लाते थे अपनी ड्राइंग्स, तो वो तब मैंने देखा कि वो बहुत होमवर्क करते हैं। और होमवर्क में फिर वो जो रफ किया है उसको वो फेयर करते थे। उसको अच्छे से फेयर करने के बाद उसको नाम दिया जाता था ग्राउंड प्लान का। ये ग्राउंड जी 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 ये पहले हमने रफ किया था, और इसमें जो हमने रद्दोबदल करनी है इस तरह से हम इसको ग्राउंड प्लान बनाते हैं, इसको फेयर साइजेस में। जो हमने अपनी कमियां पेशी चेंजेस करने हैं वो हमने होमवर्क में कर लिए। इसके बाद हमने जो फेयर ग्राउंड प्लान बनाया, ये देखिए ग्राउंड प्लान है। ये ग्राउंड प्लान में ये प्लस लेवल्स होते हैं, लेवल्स की हाइट होती है। ये प्लस करके 12 इंचेस लिखा है। ये इस लेवल की हाइट जो है 12 इंचेस है। ये प्लस 4 फीट लिखा है। तो ये प्लस का मतलब कि हाइट, प्लस हमें हाइट दर्शाता है। ये +4 का मतलब 4 फीट हाइट है इसकी लेवल की। और ये 6 इंचेस +6 है। ये +6 है हमारा 6 इंचेस का लेवल। तो इस तरह की हाइट्स को फाइनल करते करते लेवल्स तय किए जाते हैं और सेक्शंस बनाए जाते हैं। उनके स्टेप्स कहाँ कहाँ देने हैं, उन पे चढ़ना कैसे है, ये सारा काम जो है एरिया डिवीजन जो होता है वो बेसिकली हम ग्राउंड प्लान में करते हैं। कि एक्टिंग एरिया को जो हम डिवाइड करते हैं ना सर, वो एक्टिंग एरिया को डिवाइड करते हैं ग्राउंड प्लान के ऊपर। तो ये हमारा उसको फिर फेयर साइजेस देके हम फेयर कर देते हैं। ये उनका सेकंड वर्क होता था ग्राउंड प्लान का। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है गोविंद जी। मतलब इसके बाद मुझे आपका काम शुरू होता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब ये हाँ सारे मुझे प्लान ऐसा बना के। लगता है, हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जरूरी चीज है। जी ग्राउंड प्लान पहले रफ स्केच करना, साइजेस फेयर करना, उसको ग्राउंड प्लान को फेयर करना। क्योंकि वो जब तक कारपेंटर जो मान लीजिए मैं सेट एग्जीक्यूटर हूँ, सेट एग्जीक्यूटर एज ए, वो जब तक मेरे को डिटेल्स नहीं मिलेंगी, डिस्कशन नहीं होगा, 2-4 मीटिंग नहीं होगी मेरी डिजाइनर्स के साथ, और वो चीजें क्लियर नहीं, और डिजाइनर्स की मीटिंग के साथ भी चीजें बहुत क्लियर नहीं होती हैं। क्लियर जो होती है वो सिर्फ ग्राउंड प्लान पे ही होती है। जी इसलिए ये बड़ा मस्ट है, मैंडेटरी है। जी अगर हमें एक डिजाइनर और थिएटर में डिजाइन करने के लिए ग्राउंड प्लान बहुत ही मैंडेटरी है। उसके साथ अदर्स और ड्राइंग्स होती हैं जिसको हम फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं। उसमें फ्रंट एलिवेशन होता है, साइड एलिवेशन होता है कि साइड से ये वॉल कैसे दिखेगी, जो राइट वॉल का साइड सेक्शन है वो कैसे दिखाई देगा, वो साइड सेक्शन होता है। साइड एलिवेशन होता है, फ्रंट एलिवेशन होता है कि सेट फ्रंट से ऐसा दिखाई देगा। फिर एक टॉप जी होता है जो टॉप एलिवेशन बोलते हैं, टॉप एलिवेशन। उसमें हमें ग्राउंड प्लान का सारा एक एक डिटेल्स जो है बहुत अच्छे से हमें उसकी डिटेल्स और मेजरमेंट मिलते हैं। तो इन चीजों के स्टडी करने के बाद, समझने के बाद, पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद, समझने के बाद हमें सबसे पहले जो कंसीडर करना होता है गोविंद जी, वो स्केल को। जी कि कमानी तो मान लीजिए 50 फुट है या 45 है या 40 है, जितना उसका डेप्थ ओपनिंग है, तो हमें अपने सेट को वहां फुट का कन्वर्जन होता है, वहां फुट का चलता है कमानी में, स्पेस में, या मीटर। फॉरेनर्स जो होते हैं वो मीटर में चलते हैं, हम लोग बिल्कुल फीट में बिल्कुल चलते हैं। जो बाहर जी से विदेशी डिजाइनर आते हैं वो सेंटीमीटर मीटर में और चलते हैं मीटर में चलते हैं, उनके मेजरमेंट जी मीटर में रहते हैं। तो बिल्कुल उसको ध्यान रखते हुए फिर हम जो छोटे बोर्ड में, ड्राफ्ट्स बोर्ड पे जो हमने ग्राउंड प्लान फेयर किया, वो फेयर होने के बाद हमें अब बनाना मॉडल। तो मॉडल कब बनाने से पहले हमें कंसीडर करना होता है स्केल को।
स्केल, क्योंकि जो हमें जी स्केल के साथ साथ हमें प्रोपोर्शन का ध्यान रखना पड़ता है। जी सिर्फ स्केल के साथ हमें उसका क्या, उसकी पोजीशन क्या, उसकी फिगर निकलेगी, वो प्रोपोर्शंस जो है वो हमें स्टडी करने पड़ते हैं। जी तो ये बहुत ही अति आवश्यक है एक कारपेंटर को, सेट एग्जीक्यूटर को, जब आप समझाने जाते हैं तो सिर्फ आप बातों से नहीं समझा सकते सर, जी उसके लिए आपके जी पास जी बिल्कुल। दस्तावेज होने चाहिए। आपके हम्म दस्तावेज बोलेंगे सर, आपका होमवर्क हम्म बोलेगा, आपका जो होमवर्क स्केचबुक को आपने जो स्केच को फेयर किया है, जो ग्राउंड प्लान फेयर किया है, जो फ्रंट एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है, टॉप व्यू है, उसमें जो मेजरमेंट्स आपने फाइनल किए हैं, मैं उसको फॉलो करते करते ही वो स्केल को लेके मॉडल बनाना शुरू करूंगा सर। सबसे पहले हम मॉडल में बेस रखते हैं, तो बिल्कुल। हमारा काम बेस से ही शुरू हो जाता है। मॉडल तो बहुत बाद की बात है, वो बात की बात है। हम्म पहले हम बेस ही में, अगर कमानी में होना है या ओल्ड फोर्ड में होना है, तो सबसे जी जी पहले मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा स्केल, स्केल। कि मैं क्या स्केल पकड़ के चलूं, वो कौन सी कितनी स्केल को मैं लेके चलूं कि जो मेरा ओरिजिनल जो 60 फीट का मेजरमेंट है वो भी कवर करें। और अभी मैं अपनी टेबल पे वर्क कर रहा हूँ, और टेबल पे मैं अपनी जो मैंने बेस मान के चल रहा हूँ इसकी मॉडल की, उसमें मुझे उसको छोटी साइज स्केल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें जब ज्यादा बड़ा होता है तो हमें, वैसे नॉर्मली हम हाफ इंची को 1 फीट लेके चलते हैं, जो क्लासेस में हम बच्चों को जी सिखाते जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो हम हाफ इंची को 1 फीट के, मतलब 1 इंच इज इक्वल टू 2 फीट, जी 1 इंच इज इक्वल टू 2 फीट, तो तो फिर हाफ इंची हो गया 1 फीट के हम्म बराबर। तो हम्म लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ब्रॉड स्पेस है, वह उसकी अपनी लेंथ ज्यादा है, तो हमें फिर कई बार सेंटीमीटर में भी आना पड़ता है। जी और उससे भी अगर बहुत बड़ा ह्यूज है सेट या साइजेस बड़े हैं, तो हम फिर हाफ सेंटीमीटर को कई बार 1 फीट मानकर चलना पड़ता है। जी तो ये एक पूरी स्टडी है सर, जो एक स्टूडेंट को तो बहुत जरूरी है सीखना सर। जो हमारे जी एमएससी जी में बिल्कुल। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं, शायद ये बहुत जरूरी है। और इन्हीं बातों को गौर करते हुए मुझे लग रहा है कि अलकाजी साहब ने ये सब्जेक्ट जो है फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी रखा है, सबके लिए कॉमन रखा है, कि चाहे वो बिल्कुल डिजाइनर बिल्कुल। हैं, चाहे डायरेक्शन से हैं, चाहे वो एक्टर हैं, इवन एक्टर को भी ये ज्ञान, बेसिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। जी बिल्कुल। डायरेक्शन और डिजाइनर के लिए तो मस्ट है, लेकिन जी उनकी ये सोच थी अलकाई साहब की कि एक्टर को भी ये बातें जाननी जरूरी है, स्पेशली बेसिक बातें जो है, जी क्योंकि हमारी भाषा अलग होती है, जो थिएटर की भाषा लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी शुरू में चकरा गया था जब मुझे पता लगा ग्रीन रूम्स, मैं सोचा ग्रीन रूम को हरे हरे कमरे होते होंगे हाँ जी हैं। तो जी मैं बिल्कुल भी बिल्कुल। चकरा गया था जब पहली बार मैंने ग्रीन रूम सुना। तो मुझे बाद में हम्म पता लगा कि ये चेंजिंग रूम को जो है वो एक लेडीज का रहता है और एक जेंट्स का रहता है, हम्म कि हम्म ये हर सब जगह होने हम्म बहुत जरूरी है। चाहे हम ओपन में बन रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें ओपन में ये हम्म, क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें ओपन में इसको जी बनाना पड़ता है। और जी वहाँ तो रेडीमेड ही होते हैं, अगर हम किसी अच्छे ऑडी में जा रहे हैं तो वहाँ ये सब चीजें अवेलेबल रहती हैं। तो मैं ग्रीन रूम मैं भी चकरा गया, मैं कहा कि ये हरे कमरे क्या, ये क्या पर्पज होगा, काहे के लिए होंगे ये हम्म हरे कमरे गए। हम्म गुरु जी कहते जा ग्रीन रूम में, वहाँ मॉडल उठा कर ये पड़ा, वहाँ वो कर्टन ले ये ले, मैं सोचता था हरे हरे कमरे ग्रीन। तो देखो एक यहाँ की लैंग्वेज, मेरा कहने का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज बिल्कुल एक बड़ी टिपिकल थिएटर की बड़ी खास एक भाषा है। जी। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सैंड चलिए बैंक। एक पंकज ध्यानी जी, उनका एक क्वेश्चन है आपके लिए, प्रश्न है हाँ जी जी पंकज ध्यानी जी का, कि जी। 82 से और 90 के दशक और अभी तक के टाइम में सेट में कितना बदलाव आया है, मतलब जो सेट में काम होता है, क्योंकि सेट में हाँ कितना बदलाव आया है, कि मतलब 80 से लेके 90 फिर अभी, तो क्या बदलाव आप
महसूस करते हैं उन काम में? किस तरह का जी बदलाव जी महसूस करते हैं? जी जी। पंकज ध्यानी को सर्वप्रथम मेरी नमस्कार। वो बड़े मेरे जी। खास मित्र हैं, पंकज जी को मेरी नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने। जी। आ, पहले जो सेट गोविंद जी, पहले जब 1982 में काम शुरू हुआ हम्म। तो बहुत ज्यादा काम नहीं रहता था, हम्म। बहुत ज्यादा काम नहीं होता था। हम्म। सिर्फ अपने दो ही विंग चलते थे। एक हम्म। अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के प्रोडक्शन का काम चलता था, हम्म। और एक अपना चिल्ड्रन थिएटर का, हम्म। है ना। तो उस जी। वक्त ये जो भारंगम और ये इतना ओवरलोडेड मामला नहीं था। हम्म। बहुत बड़ी सुकून की जिंदगी थी, बहुत हम्म। अच्छे से समय होता था, खुला समय होता था, हम काम करते थे। स्टूडेंट्स की डिप्लोमा के लिए हमें समय अच्छा मिलता था। हम्म। आजकल तो सिर्फ 2-3 दिन पहले स्पेस मिलता है डिप्लोमा में हम्म। सब। पहले जी जी जी, अच्छा बिल्कुल। हमें समय मिल जाता था, और हम्म। स्टूडेंट्स को हम कंस्ट्रक्शन करते थे उनके सेट वगैरह। तो मतलब कहने हम्म। का मतलब हमारे पास समय की काफी समय रहता था, कमी नहीं थी हम्म। समय की। एक बात तो ये। हम्म। हम्म। और दूसरा, बहुत ज्यादा जो लेबर भीड़ भाड़ नहीं होती थी, हम्म। बड़ी जी। सिलेक्टिव टीम होती थी, छोटी टीम होती थी, बड़ी सिलेक्टिव और बड़े एक्सपर्ट लोगों की टीम होती थी। तो हम्म। जब उनके साथ ही गुरुजी निपटारा करते थे, काम करते थे, जैसे अलकाई साहब हम्म। के साथ भी हम काम करते थे। तो बहुत बड़ी टीम नहीं रहती थी हमारी, हम्म। बहुत बड़ी टीम नहीं होती थी हमारी। नहीं तो तो, लेकिन एक तो, अभी काम भी तो बढ़ गया है ना, तो काम के हाँ साथ सोच मैं, भी बढ़ गई। जी जी जी, मैं बताता हूँ कि उस वक्त हम्म। समय भी बहुत था, काम कम था। हम्म। सिर्फ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का काम था, और इनके चिल्ड्रन थिएटर का काम रहता था, और हम्म। थोड़े से टूर होते थे, हम्म। थोड़े से टूरिंग होते थे, टूर फिक्स होते हम्म। थे। हम्म। जैसे हम्म। नंदीकार और भोपाल के हम्म। ऐसे टूर फिक्स रहते थे, जो कि हर हम्म। साल 2-3 टूर्स होते होते थे स्टूडेंट के हम्म। साथ। और ये कालिदास समारोह में भी जाते थे। हम्म। कालिदास समारोह में उज्जैन जी। में, वहां भी वो भी फिक्स था। ये 3-4 टूर फिक्स हम्म। रहते थे। हम्म। हम्म। तो ये होते, तो यानी कहने का मतलब कि ये जो मैंने बताया, बस ये इतना मात्र शेड्यूल रहता था। बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं होती थी, और टीम भी हमारी छोटी होती थी, समय भी हमारे पास अच्छा होता था। तो अच्छे से हम बड़े सुकून से बढ़िया काम करते थे, आराम से, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन हम्म। आज के दौर में जो बदलाव आया है, वो ये है कि हमारा, जैसा अभी आपने बताया, कि वर्किंग लोड बहुत बढ़ गया, जी। क्योंकि कई तरह के तो हमारे फेस्टिवल ही शुरू हो गए। हम्म। कई जी, तरह के वो हमारे फेस्टिवल फेस्टिवल शुरू हो शुरू गए, है। हम्म। और उन फेस्टिवल्स का जो लोड है ओवरलोडेड हो गया, काम ज्यादा हो गया। हम्म। और लोगों की जो सेट कंस्ट्रक्शन की डिजाइनिंग सोच है, वो बड़ी अद्भुत हो गई सब, समय के साथ साथ बड़ी अद्भुत। उसमें हमें उस सोच को लेते हुए हमें नए नए टूल्स, नए नए इक्विपमेंट्स जो है हमें खरीदने पड़े हम्म। सेट कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि बड़े जी। अजीबोगरीब डिजाइन आने लगे। जी। तो एक तो ओवरलोडेड काम बहुत बढ़ गया, समय की हम्म। कमी हो गई, टीम हमें हम्म। थोड़ी वास्ट करनी पड़ी, टीम बढ़ानी पड़ी हमें अपनी, हम्म। हम्म। ज्यादा लोग रखने पड़े। हम्म। जहां हमारा 5-6 लोगों से काम चलता था, वहां आज हम जो है 15-20 लोग हमें रख। आप तो देखते हैं हम्म। भारंगम में कितनी बड़ी बिल्कुल टीम बिल्कुल। होती है हमारे साथ। जी। भारंगम में कम से कम 30 के करीब तो हमारे कारपेंटर और पेंटर होते हैं, ये पूरी टीम हम्म। मिला के। उसके बाद 10 लोग बेलदार बेचारे जो हमारे साथ सामान उठाते हैं, हेल्पर्स होते हैं, वेट उठाने वाले, वो। इस तरह हमारी 40 के लगभग टीम होती है। तो इसका मतलब हमारा जो ओवरलोडेड हो गया, हमारे फेस्टिवल जो है बढ़ गए, तो उसके ऑब्वियसली काम भी बढ़ा। फेस्टिवल बढ़ने से काम भी बढ़ गया। एक ही भारंगम में देखिए ना, हम 100 प्ले कर लेते हैं एक हम्म। भारंगम में, 100 या 100 से ज्यादा भी कई बार हमने प्ले किए हुए हैं। तो और बिल्कुल। उसमें खूबी क्या रहती है कि जो बदलाव उन्होंने पूछा कि क्या आ गया, तो ये तो हमारा मामला वो 2020 वाला हो गया। जैसे 2020 जी। के मैचेस होते हैं, कि आज जी। हमने फटाफट कमानी में इसका इंग्लैंड का सेट लगाया,
और कल पता लगा कोई जर्मन का आ रहा है, जर्मन की टीम आ गई, उसके साथ हमें रात को काम करना है। उसका कल हमने सेट एग्जिट किया, निकाला, और कल जो है पता लगा ऑस्ट्रेलिया किसी अदर कंट्री से आ गए। तो आप हमने देखा ही है कि हमारा बड़ा, यानी कहने का मतलब हैक्टिक शेड्यूल हो गया, हमारा जी। वर्किंग लोड बढ़ गया, वर्किंग लोड के साथ हमारा हैक्टिक शेड्यूल हो गया। हमारी टीम छोटी थी, वो टीम बहुत बड़ी हो गई, टीम बड़ी हो गई, और हमें एक सुपरविजन लेवल के बंदे फिर ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। और ज्यादा फास्ट, मतलब आपको सोचना पड़ने हाँ, लग जैसे गया। राधू भाई थे, बंटी भाई, ऐसे हमें जो एक्सपर्ट्स वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमारे फेस्टिवल में 5 स्पेसिस है हमारी, या 7 हैं या 5 हैं, तो हमें एक एक एक्सपर्ट ही बंदा जो है एक एक स्पेस पे मिनिमम सुपरविजन लेवल का, जो सुपरविजन कर सके, सारा काम देखभाल से अच्छे से करवा सके, तो उस लेवल के बंदे हमें जुटाने पड़े, वो टीम में हमें शामिल करने पड़े, जो पहले नहीं थे। पहले सिर्फ जी। बड़े गुरुजी और अमरजीत शर्मा जी यही रहते थे, लेकिन अभी स्पेसेस अगर मेरी अपने भारंग में 6 या 7 है, तो हमें 7 लोग तो एक्सपर्ट हमें वो चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ फिर उनको हम बैकअप देना है, उनको हमें छोटी छोटी टीमें देनी है, 4-4, बिल्कुल 5-5 लोगों की टीम उनको हर स्पेस में रखनी है। तो कहने का बिल्कुल। मतलब एक वर्किंग लोड बढ़ा, हमारी टीम बढ़ गई, हमारे एक्सपर्ट्स जो कारपेंट्री वाले सुपरविजन लेवल के बंदे हमें बढ़ाने पड़े, जी। हमारा वर्किंग लोड बढ़ गया, हमारी समय की जो अवधि है उल्टा कम हो गई, क्योंकि हमें रातों रात ही वो सेट चेंज करने, अगले दिन दूसरे का, फिर नेक्स्ट टीम आ गई, उसके साथ एकदम लग जाना, उसके हिसाब से सेट बनाना, पूरा पहले वाले को फटाफट निकालना, समय जो है बहुत कम रहता था, उसी रात रात में जी। हमें तैयार करना है, पूरी एक ही रात में असेंबल करना है सेट। और वो सेट हमारे द्वारा बनाया गया भी नहीं है, हमें नहीं पता कि वो जो जर्मन से आ रहा है उनका क्या सिस्टम है, क्या उनकी लॉगिंग सिस्टम, उनका कैसे पोर्टेबल सिस्टम है, वो उसको हमें क्विकली, बड़ी बहुत जल्दी हमें उनके साथ रह के स्टडी करना होता है। जी। स्टडी करने के साथ साथ हमें रातों रात जो है उनको तैयार करना है, क्योंकि सुबह उनकी टीम एक्टिंग टीम आ जाती है, जो उनके एक्टर्स की टीम है, वो सुबह अपने बड़े पंचुअल होते हैं सर, वो सुबह अपनी टीम में जो उनको टाइम दिया वो ऑडी में पहुंच जाएंगे, और उनका जी। जी। डायरेक्टर आ जाए और अपना काम टाइम, तो आप तो बखूबी जानते हैं, वो शुरू कर दें। तो इसमें बदलाव में ये बहुत बड़ी बात है कि समय की जो अवधि है बहुत ही शॉर्ट हो गई, टीम बड़ी करनी पड़ी, ओवरलोडेड हो गया, समय बहुत कम हो गया, और नई नई सोच जो लोग लेकर डिजाइन बनाने लगे, उसके हिसाब से हमें हैंड टूल्स खरीदने पड़े, जो इक्विपमेंट्स हैं जो पहले नहीं होते थे हमारे पास। पहले हम हाथ वाले दो नॉर्मल बिल्कुल। टूल्स हैं उनसे करते थे, अब जो इलेक्ट्रिकल जो हैंड टूल्स आ गए हैं, जैसे कटर या रंदा, प्लेनर, है ना, ब्रशिंग, जी। ये सब जो है कंप्रेसर, ये हमें सारा हैंड टूल्स खरीदने पड़े, नई मशीनरी खरीदनी पड़ी, है ना। तो क्योंकि ये समय के एक साथ साथ बड़ा टूल्स बदलाव, की भी जरूरत पड़ी, समय कम हो गया और काम ज्यादा हो गया, काम तो ज्यादा, टीम सोच भी। बढ़ानी पड़ी, हाँ। एक्सपर्ट और सुपरवाइजर रखने पड़े, फिर एक बिल्कुल बिल्कुल। कंट्रोल, जो गुरी बैठ के अपने रूम में सारी ड्राइंग्स और फाइलें स्टडी करते हैं, और सबको बताते हैं कि भाई तेरी स्पेस पे आज ये वाला सेट लगना है, और रात को ये हटना है, और दूसरी टीम आ जाएगी, तो उसके बारे में जो सारा उनको डिटेल्स बना के एक एक कॉपी सबको अपने अपने स्पेस की थमा देते हैं, डे टू डे, कि बिल्कुल। आज रात का काम ये है, आज ये टीम आ रही है, आज इसको अटेंड करना है, इसके साथ काम करना है, और इसकी जो टाइम बॉन्डिंग है, सुबह हमें नाइट मिल रही है या नहीं मिल रही, पहले तो मिलती थी, आजकल ये थोड़ा सा समय ऐसा हो गया कि आप जानते हैं कि 10 बजे पिछले भारंगम में 10 बजे ऑडिटोरियम बंद हो जाते थे, बंद हो जाते थे, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें हमें और शॉर्टेज होने लगी, वो काम, क्योंकि 10 बजे ऑडिटोरियम बंद हो जाते थे, तो उसको हम फिर दिन में जो है वो काम को मैक्सिमम करते हैं, ताकि हमें रात में वो दिक्कत ना आए, और सुबह बिल्कुल जो है बिल्कुल। उनकी एक्टर टीम जो है पहुंच जाती है, वो टाइम पे जो है रिहर्सल मांगते हैं। तो ये एक बड़ी यानी पेस बढ़ गई, काम करने मतलब की जो हाँ, स्पीड मतलब है, पेस, वो डिमांड के दिमाग, अकॉर्डिंग बढ़ गई, क्योंकि उनकी उनकी भी सोचने मजबूरी है, उनकी सोचने का गलती नहीं है सोचने का तरीका, हाँ, सोचने का तरीका भी बढ़ गया, तरीका कि जो तरीका बदल कि गया, फास्ट सोचना है, और फास्ट हमें सोचना है। बहुत पेस पे,
और हमें बड़ी क्विकली सोचते सोचते कुछ चीजें अरेंजमेंट करना है, जुगाड़ करना है। उनके सिस्टम तो बड़े एडवांस हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, लेकिन तो वो अभी हमारे पास वो मान लीजिए मशीनरी या वो चीज नहीं है, तो वो हमें अपने देसी जुगाड़ लगा के उनकी डिमांड को कंप्लीट करना है। वो जी 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 हमारे पास उस लेवल की मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर सर, हमारा कमजोर है। ये तो मान लीजिए ये तो बात हुई, ये तो बात हुई फेस्टिवल की। हाँ लेकिन जी, जब आप स्टूडेंट के साथ काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं? मतलब स्टूडेंट को जब सिखाते हैं, स्टूडेंट से जब बातें होती है तो कैसे होती है? सर स्टूडेंट्स मतलब का प्रोसीजर मैंने बताया ना, जो अलकायसा वाला प्रोसेस है उसी को हम्म फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक हम्म बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स थिएटर के रहे हैं जिन्होंने कभी ड्राइंग ही नहीं दी, कभी हमें हाँ ग्राउंड प्लान नहीं दिया। वो स्केच हम्म मार दिया या आइडिया से बतलाया, यार ये चाहिए, इतने फिट का, ये लेवल चाहिए, ये लेवल चाहिए। हाँ, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन कह लो या बातों से डायरेक्शन देते रहे। तो हम जी लोगों ने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, लेकिन मुझे हम्म बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि ये एनएसडी में ये जो रीति नीति रिवायत है, हम्म। ये नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें लेकिन एक स्टूडेंट्स चीज, को जब हम एक खासियत भी तो है ना, कि जैसे मैं स्टूडेंट था तो हमें आरी भी चलानी पड़ती थी। मतलब कि आरी कैसे चलानी हमें तो पहले नहीं पता था, सर कि वही मतलब मैं सीधी बात आरी कर रहा कैसे हूँ चलेगी। जी। इसीलिए शायद इन बातों को ध्यान में रखते हुए अलकाई साहब ने ये सब्जेक्ट को हम्म मैंडेटरी रखा कि फर्स्ट ईयर हम्म, में सबके लिए मस्ट है। चाहे आगे चल के कोई एक्टर बने, कोई डायरेक्टर जी बने या डिजाइनर बने, वो बात की बात है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हम्म टूल का नाम पता, टूल का जानकारी होनी चाहिए, उस टूल को आप कैसे यूज करोगे, है ना, उसको यूज करना आना चाहिए। ये उनका मानना हाँ था कि बिल्कुल। उसको यूज करना भी आना चाहिए। तो आपने तो बखूबी आपने किया, खुद अपने काट पीट करके ठोके हैं, मॉडल बनाए हैं। अब तो ये तो चीज जो है फर्स्ट टाइम वो होता है। उस लिहाज से अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये अच्छी हम्म बात नहीं है। जी हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप हम्म कीजिए, लेकिन जी मैंने देखा है कि उनका छात्रों का जो इंटरेस्ट है वो इस हम्म सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। वो प्रैक्टिकल से तो बहुत ही कटते हैं, जबकि ड्राइंग हम्म बनाना, पेपर वर्क तो एक चलो जरूरी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मस्ट है। ग्राउंड प्लान से ही आपको जब मैं किसी के पास एग्जीक्यूटिव के पास जाता हूँ तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए। अगर हाँ मैं लेकिन उनसे लेकिन वर्बली वो डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं बात कर रहा, वर्बली बात कर रहा हूँ, तो ये एक तरह की उनकी इंसल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उनकी इंसल्ट है। अगर मैं अपनी हम्म प्रॉपर प्रिपेयर होकर नहीं जा रहा, उनके पास डॉक्यूमेंट ड्राइंग्स कंप्लीट लेके नहीं जा रहा, उनसे डिस्कस नहीं कर रहा, तो ये एक बहुत बड़ा उनका अपमान है। यानी कि आप हम्म दूसरे के प्रोफेशन को बड़े हल्के में ले रहे हैं। हम्म आप दूसरे के प्रोफेशन को बहुत हल्के में ले रहे हैं, है ना। जी जी और बिल्कुल। फिर बड़ा हो गया तो इसको काट दो, इसको बढ़ा दो, है तो ना। उसी की तो बात आपने कही ना, कि मॉडल इसीलिए बनाया जाता है कि बजटिंग का इसीलिए ध्यान बनाए। रखा जाए, कितनी लकड़ी और सर यूज होनी है कितनी नहीं। यूज नहीं, हम्म और इसका सर आज की डेट में इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गई है कि हम्म ये सीधा हर्ट करता है बजट को। अगर हम्म आप रोज मेरे से ऐसी कट पिट करके ऐसे नुकसान करवाते रहोगे, कभी प्लाई काट दी, कभी फ्लैट काट दिया, कभी प्लेटफॉर्म कटवा हम्म दिया, यानी कि आपने काम होमवर्क नहीं किया। आपने होमवर्क नहीं किया, हम्म, आपने होमवर्क नहीं किया, अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया, आपने अपना वर्क ही नहीं किया, दिमाग में घर में काम नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं उस पर, बिल्कुल उसको स्टडी बिल्कुल। नहीं किया, और उसका नहीं हर्जा, क्योंकि मतलब स्कूल क्यों भुगते उसका हर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये भी या जरूरी है कि मतलब जो डिजाइन मिनिस्ट्री जो हमें बजट मिनिस्ट्री जो हमें बजट जो देती है सर, उससे हम क्यों बाहर जाएं, नहीं बिल्कुल उसको आए क्यों मिनिस्ट्री नुकसान क्या किया मतलब जाए, नहीं, जो भी प्रोडक्शन का बजट होता है उससे बाहर क्यों जाना है, कोई चीज खराब क्यों करनी है, आई क्यों एग्री। जाए, क्यों जाए। बिल्कुल लेकिन, एक लेकिन डेडलाइन वही रख तो दी, आपने एक फर्स्ट ईयर डेडलाइन में रख यही दी कि 1 करोड़ या टू फर्स्ट करोड़ हम्म तो एक्सेस क्यों हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन क्या है, इसीलिए फर्स्ट ईयर में क्लासेस होती हैं कि हाँ, आप समझें कि चीजों को कैसे काटना है, कैसे छांटना है,
कि जब कहीं बाहर काम करने जाएं तो वहां आप जैसे वो कारपेंटर्स या मैं वही एग्जीक्यूटर्स जी नहीं मैं उसी मिलेंगे। पे उसी पे एक तो मैंने आपको जी ये जी बजट का जी। बताया कि सर अगर हम समझदारी से अपना होमवर्क करते हैं हम्म। और उसको जी। करते हैं, इससे हमारा बजट जो है सेव होता है, बजट सेविंग हो हम्म। गया। दूसरी बात सर जो हम्म। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि काटना पीटना सीखना चाहिए। अब हम्म। जो आजकल के नए छात्र आते हैं वो पहला प्रश्न उनका हमसे यही होता है कि भाई हम हमें ये क्यों कटवा रहे हो, हम तो यहाँ एक्टर जी डिजाइनर बनने आए हैं, कारपेंटर जी। बनने थोड़ी आए हैं। तो आप हमें क्यों हम्म। इंसिस्ट कर रहे हो कि ये तो काट इसको या ठोक इसको। तब हम्म। हमें उनको बड़ा विनम्रता से समझाना पड़ता है कि गुरुजी ऐसा है। जब आप पास आउट होने के बाद जब आप मार्केट में आएंगे, हम्म। पास आउट होने के बाद जब आप मार्केट में आएंगे और अपना प्रोफेशनली जब आप अपने प्रोफेशन में शुरुआत करेंगे, तो आप कैसे समझाओगे दूसरे कारपेंटर को, आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल वो नहीं बताना पड़ेगा समझता एक आपकी फिनिश डिजाइन। भाषा, वो आपकी जी भाषा नहीं बिल्कुल। समझता सर। वो थिएटर की भाषा हम्म। बिल्कुल अलग है, हमारी डिमांड अलग है, हमारे डिजाइन हम्म। अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो नहीं बिल्कुल। समझता। हम्म। उसको बताना पड़ेगा आपको कि भैया ये इसको काटो और यहाँ से काटो, और हो सका अगर आपने अच्छा काम किया है, प्लान पेन हम्म। स्केचिंग वर्क किया है, तो आप उसको फटाफट प्लाई पे लाइन लगा के उसको बता दो कि भैया जल्दी करो, हम्म। समय बहुत कम है, हमारी तो बेल बजने वाली है, फटाफट ये स्टूल ठोको, इसको हम्म। काटो फटाफट और चार पहिया लगा दो। नहीं तो वो क्या करेगा, अगर उसको एक मेज दे दोगे ना सर, तो वे मेज तो वो बड़े आराम से इतनी फुर्सत से और इतनी अच्छी मेज बनाएगा, बोले साहब हम तो इसको पूरा हफ्ते में बनाते हैं। समझ रहे हैं? इसे क्योंकि हमारा तो जुगाड़ वाला काम है ना, हमें तो 1 घंटे के अंदर टेबल बनानी है सर, 1 घंटे के अंदर हमें टेबल बनानी है। और फ्लैट या प्लेटफॉर्म कोई एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ी तो हमें तो फटाफट 10-15 मिनट के अंदर अंदर हमें जो है उसको बना के लगाना है, क्योंकि थर्ड बेल होने वाली है। हम उसकी वेट थोड़ी है, वो कारपेंटर नहीं जानता, उसकी गलती नहीं है कारपेंटर की, क्योंकि वो उसको इसकी हम्म। नॉलेज ही नहीं है। हमारी थिएटर जी। कारपेंटर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ये तो बड़ी हमें शॉर्ट टर्म हम्म। में फटाफट जुगाड़ करना होता है, टेम्परेरी हो हमारे काम तो टेम्परेरी लेवल पे होता है ना, कि हमें तो फटाफट करके देना है। जी वो जो जी जी टेबल जी। मेज बनाएगा वो घर के हिसाब से अच्छा जॉइंट लगाएगा, बढ़िया वाला जॉइंट, मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट कहते हैं सर उसे, मोर्टाइज एंड हम्म। टेनन जॉइंट लगा के बनाएगा वो। जी और हमारे तो जी बिल्कुल जो सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको शायद याद होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में हम नॉर्मली बताते हैं बट जॉइंट। बट सबसे जॉइंट। ज्यादा थिएटर में यूज आने जी। वाला जॉइंट जो है बट जॉइंट हम्म। है ना। जी तो यहाँ थिएटर में तो जी। बट जॉइंट से फटाफट ठोक ठाक कर डिब्बा सामने रखना है। यहाँ समय नहीं है क्या वो क्योंकि उस सामान मोटाइज को और नहीं नहीं क्यों क्यों नहीं, क्योंकि उस सामान का दोबारा भी यूज करना है, उसका यूज यूटिलाइजेशन करना, होना है, तो वो टेबल टेबल ही यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी। टेबल केवल, को हाँ उसकी किसी और रूप में भी यूज उस करना है। उसका रूपांतरण होगा, उसको हम किसी ब्लॉक में किसी उसमें यूज करेंगे अलग से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो एक बात यहाँ पे आती है कि जब नहीं, एक बात ये भी आती है कि यही बात जी से कि मतलब जब आप रेपर्टरी में काम करते हैं, क्योंकि हाँ, स्टूडेंट के साथ काम करना तो एक अलग तरह का है कि मतलब वहाँ सिखाना भी है, डिटेलिंग में काम करना, रेपर्टरी के साथ जब काम करते हैं तो वहां तो ये होता है कि टूरिंग करनी है, तब सेट का तरीका बिल्कुल अलग ही होता होगा कि मतलब उसको इतना फोल्डिंग करें, कैसे बनाएं, किस जी तरह से करें। ये बहुत आपने अच्छा जानकारी वाला प्रश्न किया सर। जो स्कूल हम्म। के छात्रों के हम सेट बनाते हैं सर, वो हम्म। एक बार परफॉर्मेंस प्ले होने के बाद वो हम्म। जैसे शो हुए 4-5-6 शो जितने होने हो गए, उसके बाद हम्म। वो हट जाता है, उसको हम जी हटा देते हैं, वो दोबारा वो रिपीट नहीं होता सर। जी। तो इसलिए वो अ, उनका बनाने का तरीका सॉलिड, मतलब कि बनाया हटा दिया अलग से, वो फिक्स्ड होते हैं। कहने का मतलब फिक्स्ड होते हैं। जो हमारी रिपर्टरी के जो सेट्स हैं सर, यहाँ की जो नेचर है, वर्किंग नेचर जो है वो टूरिंग के ज्यादा, टूरिंग की नेचर ज्यादा है रिपर्टरी में। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ के रिपर्टरी के सेट पोर्टेबल रखने पड़ते हैं, जिसको हम फोल्डिंग सेट भी कहते हैं। फोल्डिंग सेट, पोर्टेबल सेट रखते हैं, ताकि वो खोलने के बाद कंपैक्ट हो जाए और उसको हमें लाने ले जाने में, ट्रक में जब हम उसको
एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, अलग अलग जो है एरिया में जाते हैं, कभी यूपी में, कभी पंजाब में, कभी किधर, अलग अलग जाने से वो ट्रक पे जब हम उसकी सर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना, क्योंकि इसमें मकसद रहता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसलिए हमें ज्यादातर रिपटरी के सेट जो है सर फोल्डिंग रखने पड़ते हैं और पोर्टेबल पोर्टेबल नट बोल्ट्स पे, हिंजिस पे, सारे जो भी हमारे सिस्टम तरीके होते हैं उस सिस्टम को हम आधार यूज करते हुए इसको मैक्सिमम सेट को पोर्टेबल रखते हैं, फोल्डिंग करते हैं, पोर्टेबल करते हैं, और जहां हमारा शो होता है जाते हैं, 1-2 घंटे के अंदर फटाफट उसको हम अपना फिक्स करके लगा दिए, लगाने के बाद अपना एक बार चेक कर लिया, रीचेक कर लिया, शो हो गया, शो के बाद फिर खोल दिया, उसके बाद जो दूसरा प्ले अगले दिन नेक्स्ट शो है वो फटाफट वो सेट निकाला, वो उसको खोला, उसके नट बोल्ट कैसे उसको पोर्टेबल फिक्स करके हमने सेकंड डे वाला वो रातों रात हम उसको फिक्स करके वो लगा दिया, पेंट वेंट किया, तैयार कर दिया, उसको फिर अगले दिन तीसरे दिन मान लीजिए कोई अदर शो होता है तो उसको हटा देते हैं, फिर तीसरे वाला निकाल के उसको, तो इसलिए हमारी जो वर्किंग नेचर है रिपटरी की सर, वर्किंग नेचर हमारी रिपीट वाली है, रिपीट एंड टूरिंग पर्पस। रिपटरी की जो नेचर है सर, वर्किंग नेचर, एक तो हमारे जो शोज हैं, प्ले जो है शोज वो रिपीट होते हैं, और रिपीट होने के बाद हमें टूरिंग पर्पस से उनको ट्रांसपोर्टेशन में जब हम कैरी करते हैं तो हमारे पास इतने बड़े बड़े ट्रक नहीं होते, बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता ट्रक में, तो हमें मान लीजिए 4 या 5 नाटकों के सेट ले जाने हैं एक ही ट्रक में, किसी फेस्टिवल के लिए हम बाहर जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, तो हम 4-5 नाटकों के जब हम सेट ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रक पे लेके जाते हैं तो हमें सारे वो फोल्डिंग करके ले जाने पड़ते हैं, वहां इतना स्पेस नहीं होता ट्रक के अंदर कि 5 नाटकों का ऐसे भरने लगे प्रॉपर्टी तो वो सारा उसमें भर जाए, उसमें सिर्फ सेट थोड़ी होते हैं, सेट के साथ जो है इसके लाइट के ट्रंक्स होते हैं, लाइट का सामान होता है, साउंड का सामान होता है, कॉस्ट्यूम के ट्रंक्स होते हैं, है ना, तो अदर जो हमारे सेक्शंस है, डिपार्टमेंट्स है, उनका सामान उनके ट्रंक भी होते हैं, तो इसलिए हमें सारा ट्रक जो है वो सिर्फ हमारी कारपेंटरी के लिए नहीं आए, उसमें जो स्पेस है हमारे लिए बड़ा लिमिटेड स्पेस आता, तो उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर मैक्सिमम सेट हम जो है पोर्टेबल रखते हैं, पोर्टेबल के साथ साथ फोल्डिंग करते हैं, और हाँ पेंट वगैरह हम पहले किए रहते हैं, वहां जाके समय कम होता है, फटाफट जो है एक कोट जो है टचिंग कर दिया और टचिंग करके उसको रेडी करके एकदम 2-3 घंटे में बना के लगा देते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा एक बड़ा छात्रों के साथ जो काम करने का तरीका है सर वो फिक्स नेचर वाला है, फिक्सिंग वाला है, यहाँ पोर्टेबल सेट नहीं बनाते हैं हम, ये फिक्स्ड होते हैं, ये वाले सेट फिक्स होते हैं स्टूडेंट्स वाले जो हम स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, और जो रिपर्टरी में हम जो परफॉर्मेंस के लिए सेट बनाते हैं नाटकों के वो मैक्सिमम जो है पोर्टेबल रहते हैं सर, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हमें दिक्कत ना आए, उसमें स्पेस बड़ा लिमिटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन में हमें कैरी करने में आसान हो। जी गोविंद जी। स्टूडेंट के साथ एक हमें और तजुर्बा रहता है कि स्टूडेंट्स के साथ काम करने में एक अलग मजा आता है, उनके सेट फिक्स होते हैं तो वो उनको डेकोरेटिव भी बड़ा हैवीली करते हैं, उनका बजटिंग भी थोड़ा अच्छा रहता है, उनके सेट मैक्सिमम फिक्स्ड सेट होते हैं, जो बड़े बड़े शेक्सपियरियन बॉक्स सेट भी रहते हैं, उसमें बॉक्स सेट में फिक्स करके फ्लैट्स वगैरह बनते हैं, यूनिट्स जो हमारे सेट यूनिट्स हैं जैसे स्टेयर केसेज हैं, आर्चेज हैं, फ्लैट हैं, प्लेन फ्लैट है, डोर फ्लैट है, वॉल्स के जो सेक्शन होते हैं हमारे विंडो फ्लैट है, ये हम स्टूडेंट्स के प्रोडक्शन में फिक्स रखते हैं, लेकिन जो हमारी रिपर्टरी वाले उसमें विंडो
जितने सेक्शन हमारे रहते हैं, फायरप्लेस, विंडो सेक्शन, डोर के जो फ्लैट हैं या अदर्स मास्किंग फ्लैट्स हैं, वो सारे पोर्टेबल हैं। जी ये एक बड़ा डिफरेंस है। जो छात्रों के साथ बिल्कुल, काम करने बिल्कुल। वाले हैं सेट्स हैं स्कूल में, वो फिक्स्ड होते हैं, और हमारी रिपर्टी का नेचर जो है रिपीट शोज होते हैं और हमें ट्रांसपोर्ट में कैरी करके ले आना है। उस लिहाज से हमें उनको कम स्पेस होता है ट्रक में, उसके हम पोर्टेबल जी और फोल्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे सिग्नल में कुछ दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं बीच में आउट हो गया था, जी है ना। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कंटिन्यू किया और करते रहिए, क्योंकि बहुत गोविंद जी, मैं एक बार फिर YouTube से आग्रह करना चाहता हूँ, जो हमारे जी। छात्र स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो जी। डिजाइनर्स हमारे साथ आते हैं, उनको मेरा एक आग्रह है कि जब भी वो सेट एग्जीक्यूटर के पास जाएं, तो अपनी ड्राइंग्स को, अपने होमवर्क को, अपनी ड्राइंग्स को कंप्लीट करके, ये हमारा 3D सेट का जो हमारा विजुअल आएगा फाइनल ग्राउंड प्लान और स्केच बनाने के बाद, जब हम मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाने के बाद जो हमारा विजुअल आएगा, उसको हम पेंट करते हैं, अपने जो प्ले की डिमांड के अनुसार प्ले करते हैं। पेंट करने के बाद ये हमारा 3D इफेक्ट तैयार हो जाता है, तो हमें देखने में सेट जो है ऐसा लगता है। मेरा कहने का मतलब है सर कि जो ऑल ड्राइंग्स हैं, ये फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ग्राउंड प्लान, 3D और स्केचिंग, और जो भी आपकी अदर रिक्वायरमेंट है सर, ये सब लेकर ही आप हमेशा एग्जीक्यूटर के पास जाएं। क्योंकि देखिए, हमारा तो एक बहुत सालों का बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का अनुभव रहा है। हम आपकी बात को इशारा समझ लेंगे, जो वो बात करेंगे हम उनका दिमाग फट से पढ़ लेंगे, उनका दिमाग पढ़ लेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको हम बहुत जल्दी पिक कर लेंगे। उनके इशारे से हम उनको समझ जाएंगे कि इसकी ये जरूरत है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, जब वो छात्र बाहर मार्केट में जाएंगे, तो उनको हर जगह गुरुजी या हम लोग नहीं मिलेंगे। तो मेरा एक ये बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहता हूँ छात्रों को, कि जब इस बात का बड़ा खास ख्याल रखें कि इस प्रोसेस को फॉलो करें, इसे भूले ना। जब भी ये सारी ड्राइंग्स, ग्राउंड प्लान, साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, टॉप एलिवेशन, है ना, और सारे होमवर्क जितना आपकी डिटेल्स है, रिक्वायरमेंट है, वो सारा नोट करने के बाद ही आपको मीटिंग से स्टार्ट करनी चाहिए एग्जीक्यूटर के साथ। नहीं तो एक बहुत बड़ा फंडा ये होता है कि आप देखिए अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप इतने हाईली प्रोफेशनल बंदा जो सेट एग्जीक्यूटर है या डायरेक्टर डिजाइनर है, आप उसका भी समय बर्बाद कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। और इस बात को ध्यान रखिए कि जो आपने बहुत अभी अच्छा प्रश्न पूछा है, कि ये रिपर्टरी के जरिए आपने पूछा कि सेट को पोर्टेबल और फोल्डिंग रखा होता है, क्योंकि आपको सर 10-10 दिन के लिए ऑडिटोरियम नहीं मिलता। हम आप तो जानते ही हैं कि जब हम रिपर्टरी में जाते हैं तो हमें 2 घंटे के अंदर कई बार तो हाफ डे के लिए मिलता है, कई बार तो हमें फुल डे के लिए भी नहीं मिलता। हाफ डे में मान लीजिए पहले किसी और पार्टी का प्ले है, और हाफ डे के बाद हमारा प्ले है, तो हमें 1-2 घंटे के अंदर हमें अपना सेटअप रेडी करना है। तो फोल्डिंग होगा तो हम फटाफट उसको, और फोल्डिंग तब होगा कि जब आपने होमवर्क किया हुआ है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है, उस चीज की समझ ही नहीं है, आपने कभी काम हाथ में क्लास में कभी प्रैक्टिकली किया ही नहीं, आपको ना टूल्स की नॉलेज, ना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है काम की, और ना आपने होमवर्क किया, ड्राफ्ट और डिजाइन ड्राइंग्स कंप्लीट नहीं की, कभी वर्क नहीं किया, तो आप कैसे उस कारपेंटर को समझाओगे? हर जगह गुरुजी या हम लोग नहीं मिलेंगे। बाहर मार्केट में बड़े बेचारे सब साधारण लोग होते हैं, जिनको पता भी नहीं थिएटर किस चिड़िया का नाम है, ऐसे लोग मिलेंगे। उन लोगों से, साधारण लोगों से आपने काम कैसे निकलवाना है, ये ज्ञान आपको दिया जाता है इस क्लास में। इस क्लास में यही ज्ञान दिया जाता है कि आपको बाहर जाके मार्केट में साधारण जो कारपेंटर है बेचारे, जो आम काम जानते हैं, थिएटर से रिलेटेड नहीं है, थिएटर से, उनसे आपने कैसे ये काम आपने करना है, और आपके पास समय की अवधि की लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में आपको शो भी करना है सर, शो भी करना है ना, ये नहीं कि साथ ही सेट करते रहो। तो ये बहुत अच्छी बातें
आपने प्रश्न नहीं नहीं करके थोड़ी नहीं 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 सर, मेरे मुंह इसीलिए से आपको, निकलवा ली। नहीं नहीं, कि इसीलिए आपकी बहुत जरूरत थी कभी कि आपसे कभी बात कभी की तो जाए। हमको सर, कभी कभी हमें गुस्सा भी आता हाँ बिल्कुल आएगा ना, जब गलत काम है ना, करेंगे हम लोग तो। क्योंकि आप हाँ बिल्कुल। हमारे प्रोफेशन को और हमारे हमारी उसको हल्के में ले रहे हो, हम्म। है ना। नहीं तो नहीं नहीं, हमें बेइज्जती वो एक, महसूस भी होती है, हमें नहीं नहीं, बेइज्जती क्योंकि वो महसूस होती है, बिल्कुल बिल्कुल, हर काम हम की अपनी इंसल्ट फील वैल्यू है। करते हैं, हमें हर्ट होता है कि यार इतना नहीं सिखाने नहीं के बाद नहीं भी बंदा, इतना नहीं नहीं, कोर्स करने के बाद भी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जी, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, जो भी हो, उनको बैक स्टेज की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट उनका करनी चाहिए कोई सर, नाम नहीं बिल्कुल। होता। और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बिल्कुल है ना। बिल्कुल। आप 10 बार बोलते हो, 10 बार काटते हैं, 10 बार बनाते हैं, 10 बार कोशिश करते हैं, आपकी गलती जानते हुए भी कहते हैं ठीक है आप गलत बोल रहे हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो, हाँ तो वो उसको बिल्कुल। कंटिन्यू करते, जानते हुए भी हाँ, कहते हैं कि उसमें हो सकता है हम कोई नई वी चीज बन फील रही है, चलो हम भी देख लेते हैं। नेग्लिगेटेड, वी फील नेग्लिगेटेड, हमें थोड़ा इंसल्टेड फील होता था इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, ये ये इस बात का बड़ा ध्यान होना चाहिए सर। आपने नहीं बहुत नहीं नहीं अच्छे मैं, तरीके से ये नहीं बातें नहीं, मेरे क्योंकि मुंह से निकलवाई। थोड़ा नहीं नहीं, मैं क्योंकि माफी लाइट, चाहता हूँ अगर गुस्से में कुछ बोल गया, गलत शब्द कुछ बोल हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गुस्से में नहीं बोल गए, तो क्योंकि जब मैं मैं लाइट माफी करता चाहता हूँ, हूँ। जब कई लाइट बार में, मुझे गुस्सा आ जाता नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है। था, गुस्सा नहीं, ये जरूरी है, सर, आप इतने आत्मसम्मान बड़े होना। पद पे रह के आप देखिए हमारे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, बाहर आप जानते हैं क्या परिस्थितियां होती है, बड़ी नहीं डिफरेंट मुझे, परिस्थितियां होती है। बिल्कुल 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 स्कूल में बिल्कुल हमें बिल्कुल। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल में हम अपने जी कैंपस में हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोग हमारी हेल्प कर जी देंगे। लेकिन जी बाहर जी तो हमें सामान भी खुद ही उठाना है, ट्रंक खुद उठाने हैं, और ट्रक पे लोडिंग भी जी खुद करनी है, अनलोड जी। भी करना है, सेट भी खुद ही लगाना है, परफॉर्म करना। और कभी कभी तो आप हमें क्राउड में भी ले जाते हो, हैं, हाँ हमसे बिल्कुल, एक्टर जबरदस्ती हमें परफॉर्म। एक्टिंग भी करवाते हो। जी ड्यूरिंग द प्ले जो है सेट चेंज करते करते आप हमसे 2 4 डायलॉग दे के भी हमारी एंट्री भी करवा देते हो। बिल्कुल तो वो बिल्कुल, भी एक मतलब जिम्मेवारी, मतलब नहीं जैसे नहीं, हम आप इसीलिए लोगों का काम, जैसे हम आप लोगों के काम का थोड़ा सा सीखते हैं, तो आप लोग भी हमारे काम की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए, बैक स्टेज वालों को थोड़ा आदर दीजिए, और अपनी ड्राइंग पेपर कंप्लीट करके ही जाएं जब भी आप मीटिंग्स के लिए जाएं। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं कि मतलब, और मुझे हमेशा लगता है कि बैक स्टेज के लोगों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मुझे मिलना खुद लगता है, मैं लाइक करता हूँ, क्योंकि चाहिए। वो कहीं नहीं आते, फिर भी एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए वो एक, मतलब एक सामान, एक सेट, सारी चीजें बना के रख देते हैं, और इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि क्या कहें, उसमें एक एक चीज में एक शिद्दत लगी होती है। जी तो हम जी जितना लोगों को प्यार देंगे, उतने प्यार से वो सेट बनेगा, उतने प्यार से वो प्रॉपर्टीज बनेगी, है जी ना। तो सब कुछ जी प्यार मांगता है ना, जी। सम्मान मांगता है, तो और इसकी एक्चुअली सर मिलना चाहिए। आवश्यकता है, आज के समय जी में इन बिल्कुल है, चीजों की आवश्यकता है, जी बहुत बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल, ये सब। बहुत आवश्यकता है, एक दूसरे को आवश्यक प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कोऑपरेट रिस्पेक्ट करना। करना बहुत जरूरी है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जरूरी था आपसे बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट था आपसे बात करना, कि लोगों को इस काम की वैल्यू पता चले, वेल उनको जानकारी हो कि डन। स्टेज में सेट की कितनी वैल्यू है। स्टेज में नहीं, आप घर, स्टेज तक ही सीमित नहीं है, हर किसी के घर तक ही सीमित है। जब अपना घर बनवाते हैं तो वहां पे भी वहाँ हम कारपेंट्री डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पे भी जरूरत इंटरेस्ट पड़ती है। लेते हैं ना तो सर, इंटरेस्ट लेते हैं। बिल्कुल, तो और अगर वहाँ हम किसी चाहते को हैं आता है, जल्द, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी काम करके ये बंदा चले, क्योंकि हमारी टेंशन बजट की होती है, हमें लगता है कि यार ये जी तो जितना दिन काम करेगा उतना दिहाड़ी हमें बजट हमारा बढ़ रहा है। तो जी वही टेंशन हमें यहाँ रखनी चाहिए काम में, जी उतना ही हमें इंटरेस्ट जो है यहाँ काम में लेना चाहिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, जैसा आपने कहा कि घर में भी हमारे काम में, लाइफ में, हम अदर जो अपने घरों भाई, पर्सनल लाइफ में भी घर काम आते हैं। घर में भी जब चीजें बनवानी होती है, आपको पता होगा, तो कोई आपको कहेगा कि ये नहीं बन सकता, तो आपको क्यों नहीं बन सकता, हमें तो मालूम है कैसे बनेगा। हम जी बोल जी। सकते हैं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं, हाँ, ऐसे करो। लेकिन कब बोल सकते हैं सर, जब आपने वो प्रैक्टिकल ज्ञान जो है हासिल बिल्कुल किया, आपने वो बिल्कुल काम किया। बिल्कुल। तो ये जी सर। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिएटर है, मेरा जी समझो ये जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थिएटर। और ये हर जगह ये काम आता है, सिर्फ स्टेज पे हाँ नहीं, जी जी आपके घर में जी। भी, बाहर भी। बाहर कोई भी आर्ट कभी कभी भी खाली नहीं जाती, वो आर्ट हमेशा कुछ ना कुछ आपको दे के जाती है। जी, तो आर्ट को ऑफिस में हमेशा भी, अच्छे हाँ से जी सीखना चाहिए। जी, सीखना चाहिए। और जब हम किसी चीज को सीखने के लिए समय दे ही रहे हैं, खर्च कर रहे हैं समय, यानी समय हम अपना बर्बाद कर ही रहे हैं, तो उसको क्यों बर्बाद किया जाए, वो समय को हमें जी अच्छे मन से, अच्छे लगन से
उस चीज को सीखना चाहिए। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल, ये आपने बात तो बहुत बिल्कुल अच्छा सही है मैसेज दिया, आपने बहुत बढ़िया सर। मैसेज दिया मैंने है क्या सब सर, लोगों को। आप आपकी जो बातें हैं, आपकी बातों से ही बातें निकल रही हैं, मतलब सब, मैंने भी आपसे सीखा, आपके साथ काम लेकिन किया है। सर प्रोत्साहित आपने किया, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये इंटरव्यू नहीं करने, नहीं लेकिन नहीं आपने प्रोत्साहित कर करके नहीं 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 नहीं, मुझसे बिल्कुल बिल्कुल निकलवा सिर्फ लिया। नहीं नहीं मतलब मुझे लगता है कि बैक स्टेज की जितनी चीजें हैं, फ्रंट की चीजें हैं, हर लोगों से बात होनी चाहिए, हर किसी, क्योंकि वो भी एक पार्ट है थिएटर का। जब पार्ट है तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पार्ट है। है, इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं, है। जो जो चीज स्टेज पे वो इम्पोर्टेंट है, हाँ, और चाहे इम्पोर्टेंट वो है तो उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए। सारे बैक चाहे वो, स्टेज के जितने एलिमेंट हैं सर, सारे इम्पोर्टेंट जी जी है, बिल्कुल। चाहे वो तो लाइट सर, डिजाइन हो, चाहे कस्टम डिजाइन हो, चाहे सेटिंग। जी बिल्कुल, तो सर मतलब बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, सच में बहुत सारी लोगों को भी, लोग बहुत सारे लोग से, सतीश आनंद जी थे, अच्छा। है ना, किरण भाई थे, है ना, मनीष जोशी हैं, बहुत सारे हम्म, लोग आपको देख रहे हैं, मैं और सभी को सबको अच्छा नमस्कार, लग रहा है आपको देख के। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपका मैं स्पेशली आभारी रहूंगा अरे सर, जो नहीं आपने सर, मौका दिया इतनी अरे बातचीत नहीं, करने हम का। आभारी है कि आप आए और हाँ, आप बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब धन्य तो हम हुए ना कि आप आए, है हाँ, ना। मेहमान आता है तो धन्य हाँ, जिनके यहाँ आता है वो ठीक हो जाते हैं। सर, आपने तो आपका मौका बहुत दिया बहुत बहुत। धन्यवाद सर, और थैंक शुभ यू रात्रि सर। सर। फिर मिलेंगे किसी समय, फिर बातें करेंगे सर, ऐसे ही ठीक, गपशप मारेंगे, है ना सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।